हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसकी पहले वीडियो में फ्रेंड्स हमने न्यूमेरिकल रिले का हार्डवेयर स्कीमेटिक और हार्डवेयर में क्या-क्या रहते हैं, न्यूमेरिकल रिलेज़ का फीचर्स के बारे में बताया था और न्यूमेरिकल रिलेज़ का इन डिटेल्स का व्यू है हमने इसका पहले वीडियो में बनाया फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल रिलेज़ का क्या-क्या सिलेक्शन पैरामीटर्स होते हैं, कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल रिले को आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी रिले सेलेक्ट करना है यार ये नहीं है तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल रिले को खरीदना है तो आपको क्या-क्या पैरामीटर्स देखकर खरीदना चाहिए, वो सारे के सारे डिटेल्स आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। सिलेक्शन पैरामीटर्स में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन है। आपको इस जो न्यूमेरिकल रिले आप खरीद रहे हैं या आपको जो सेलेक्ट करना है वो कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या-क्या प्रोटेक्शंस लगेगा वो सारे फीचर्स आपको पता करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको पता करना है फ्रेंड्स, आपको क्या एप्लीकेशन है, आपको इनकमर में यूज़ करना है या नहीं तो बस कपलर में यूज़ करना है या नहीं है तो आपको फीडर प्रोटेक्शन में यूज़ करना है या ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज़ करना है या मोटर के लिए यूज़ करना है या जनरेटर के लिए यूज़ करना है या वो ओनली फॉर हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना है, नहीं तो उसमें कंट्रोल भी होगा, इसमें लॉजिक भी डेवलप करना है। ये सारे को बारे में पता करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या एप्लीकेशन के लिए आपको न्यूमेरिकल रिले यूज़ करना है। इसकी बेसिस में आपको अलग-अलग मैन्युफैक्चरर्स ने इसका जो ऑर्डरिंग कोड में कंप्लीट डिटेल्स चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन के बेसिस में। आजकल तो आपको देखेगा तो फ्रेंड्स जनरल पर्पस रिलेस आ रहे हैं, उसको आप कोई भी एप्लीकेशन में इवन आपको चाहिए तो आपको उसी रिले को आपको मोटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर में भी यूज़ कर सकते हैं, इनकमर में भी यूज़ कर सकते हैं, बस कपलर में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी आज के हमारा ट्रेंड में तो हम लोग जनरल पर्पस रिलेस का भी आ रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक आपको जितना भी 2 अच्छे रिलेस दिख रहे हैं फ्रेंड्स वो आपको मोटर के लिए अलग वर्ज़न ऑफ रिलेस है, जनरेटर के लिए अलग है, इनकमर बस कपलर के लिए अलग है, ट्रांसफॉर्मर के लिए अलग है, ऐसा बना के रखा है फ्रेंड्स, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन है आपको पता करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार एप्लीकेशन फिक्स हो गया फ्रेंड्स किस एप्लीकेशन के लिए आपको न्यूमेरिकल रिले यूज़ करना है, इसके बाद हमको नेक्स्ट देखना है फ्रेंड्स हमको ऑक्सिलरी वोल्टेज जो न्यूमेरिकल रिले का इसका जो ऑक्सिलरी वोल्टेज है वो क्या वोल्टेज रहेगा। या आपको 110 वोल्ट डीसी रहेगा या 220 वोल्ट डीसी रहेगा या 24 वोल्ट डीसी रहेगा, 48 वोल्ट डीसी रहेगा या 110 वोल्ट एसी रहेगा या 230 वोल्ट एसी रहेगा। आपको जो कंट्रोल सप्लाई है आपको जो आपको रिले में ऑक्सिलरी सप्लाई देगा उसका आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो डिजिटल इनपुट्स का भी इसका जो पिकअप पे कौन-सी वोल्टेज पे पिक होते हैं, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके बाद आपको ऑक्सिलरी वोल्टेज जो आपका सिस्टम का जो कंट्रोल वोल्टेज कौन-सी वोल्टेज है, वो आपको स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो एप्लीकेशन और कंट्रोल वोल्टेज हो गया था। इसके बाद आपको चाहिए फ्रेंड्स एनालॉग इनपुट से। जो एनालॉग इनपुट्स में आपको जो करंट ट्रांसफॉर्मर से और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर सारे आएगा और आपको आरटीडीज़ का कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको आरटीडी के बारे में भी बताना पड़ेगा और इसका जो क्वांटिटी है, कितना सीटी इनपुट चाहिए आपको। तीनों फेज़ का 3 फेज़ का सीटी इनपुट चाहिए और एर्थ फ़ॉल्ट का सीटी आपको कितना चाहिए, 1, 2 जैसा आपको जैसे इनकमर में आपको देखिएगा तो एर्थ फ़ॉल्ट का 2 सीटी का भी रिक्वायरमेंट पड़ते हैं। कभी आपको नॉर्मल एर्थ फ़ॉल्ट और आपको स्टैंड बाय एर्थ फ़ॉल्ट या सेंसिटिव एर्थ फ़ॉल्ट एससीएफ भी देते हैं। इसे आपको कैलकुलेटेड करंट भी देते हैं, कभी-कभी रेसिड्यूल कनेक्शन के लिए और एक सीबीसीटी का इनपुट भी देते हैं। तो इसकी बेसिस में आपको जो अर्थ फॉल्ट का सीटी इनपुट्स कितना चाहिए और फेज़ का सीटी इनपुट कितना चाहिए और आपका जो सीटी इनपुट है 1 एम्पीयर का है या 5 एम्पीयर का है, वो रेटिंग भी आपको मेंशन करना पड़ेगा और जो सीटी इनपुट का इसको जो टर्मिनल्स है, कैसे चाहिए आपको रिंग टाइप प्लग में चाहिए या नहीं है तो पिन टाइप प्लग में चाहिए। वो सारे डिटेल्स आपको आपको पहले ही आपको सोचना पड़ेगा फिर सीटी है आपको रिले करने के पहले उसको आपको मेंशन करना पड़ता है। ऐसे आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का पीटी इनपुट्स भी आपको तीनों फेज़ का चाहिए पीटी इनपुट और इसका रेटिंग क्या है फेज़ पीटी दे रहे हैं मतलब फेज़ पीटी में आपको 63.5 का वोल्टेज रेटिंग ये होते हैं और उसमें आपको फेज़ टू फेज़ वोल्टेज दे नहीं सकते हैं। अगर आप 110 वोल्ट का रेटिंग दे देगा तो उसमें आपको फेज़ वोल्टेज भी दे सकते हैं या लाइन टू लाइन वोल्टेज भी दे सकते हैं। आप कुछ भी मेंशन नहीं करेगा तो फ्रेंड्स हमेशा जो मैन्युफैक्चरर हैं
या वो OEM है वो बहुत ही स्मार्ट रहते हैं फ्रेंड्स, वो आपको बहुत ही कम रेट का जो रिले मिल जाएगा वही दे देगा आपको, और वो रेट है उतना ही देगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है आपको समझना, कभी भी आपको कोई भी रिले को आपको कोई भी चीज़ इन इलेक्ट्रिकल में इसका स्पेसिफिकेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। आपको जो भी खरीदना है तो इसका क्या-क्या स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है आपको, वो चीज़ पता करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सो आप न्यूमेरिकल रिले में आप एप्लीकेशन आपको पता किया था, इसके बाद इसका कंट्रोल वोल्टेज, इसके बाद ये एनालॉग इनपुट्स में आपको सीटी का फेज़ सीटी का इनपुट्स कितना चाहिए, एर्थ फॉल्ट का सीटी इनपुट्स कितना चाहिए, और ये 5 एम्पीयर का सीटी यूज़ कर रहे हैं, 1 एम्पीयर का सीटी यूज़ कर रहे हैं, और कौन-सी टर्मिनल का कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप रिंग या पिन टाइप लगे या यू टाइप लगे, जो आपको वो भी पता करना है। और ऐसे ही पीटी इनपुट से आपको फेज़ पीटी चाहिए आपको, और एर्थ फॉल्ट का आपको कोई आपको ओपन डेल्टा कनेक्शन या नहीं है तो रेसिडुअल कनेक्शन कोई यूज़ करना है, आपको ज़ीरो सीक्वेंस वोल्टेज का कनेक्शन आपको यूज़ करना है, तो आपको जेडपीटी भी आपको चाहिए, मतलब जीरो सीक्वेंस पीटी के लिए आपको एक और यू नॉट का पीटी भी चाहिए आपको, वो चाहिए तो आपको कितना चाहिए वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको। और पीटी का इनपुट है आपको जो 2 रेटिंग का आता है आपको 63.5 110 वोल्ट है। कभी-कभी आपको क्या होता है फ्रेंड्स, जो एलटी सिस्टम में, एलटी सिस्टम में हमारा रिलेस में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं रहते हैं, 415 बाय 110 वोल्ट है, उस केस में आपको डायरेक्ट पीटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहते हैं। उसमें आपको जो वोल्टेज लेना है तो आपको 440 वोल्ट एसी है, जो हमारा 3 फेज वोल्टेज रेटिंग है, उसकी बराबर का रेटिंग भी आपको ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स पीटी के इनपुट में। तो इसीलिए आपको जो एप्लीकेशन है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। आपको जो एप्लीकेशन में आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है क्या, और वो है तो वो कौन-सी कनेक्शन में है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो हमारा कनेक्शन भी आपको जो डेल्टा कनेक्शन में हो सकते हैं, स्टार कनेक्शन में हो सकते हैं, ओपन डेल्टा में हो सकते हैं। ये नहीं है तो हमारा ऐसा आपको डिफरेंट है, ब्रोकन ब्रोकन डेल्टा में हो सकते हैं, ऐसा आपको डिफरेंट कनेक्शंस हो सकते हैं इसकी वजह से। और ये नहीं है तो बिल्कुल पीटी ही नहीं रख सकते एलटी में, आपको 440 वोल्ट का पीटी पीटी भी, मतलब 440 वोल्ट का भी इसका जो पीटी इनपुट है इसका रेटिंग भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपको स्पेसिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटी पीटी का। इसके बाद है फ्रेंड्स हमने बाइनरी इनपुट्स, डिजिटल इनपुट्स में आएगा तो डिजिटल इनपुट्स में आपको कितना नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट्स चाहिए। तो ये हमारा सबसे मेजर चीज़ है फ्रेंड्स, आपको कितना नंबर ऑफ इनपुट्स चाहिए। जैसे आपको ये भी आपको एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज होते हैं, आप ध्यान से सोचिएगा तो फ्रेंड्स मोटर में वो थोड़ा कम डिजिटल इनपुट्स रहेगा, लेकिन आपको इनकमर में जाएगा तो आपको ज़्यादा इनपुट्स रहेगा, और बस कप्लर में जाएगा तो और ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत पड़ते हैं। जहाँ आपको कंट्रोलिंग करना चाहते हैं रिले का थ्रू, वहाँ आपको जो डिजिटल इनपुट्स का जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो भी बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और जो बेसिकली आपको कितना नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट्स चाहिए, वो भी आपको पता करना बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको ऑप्टिकली आइसोलेटेड इनपुट्स चाहिए फ्रेंड्स, ये भी आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ऑप्टिकली आइसोलेटेड इनपुट्स में क्या होता है, आपको जो डिजिटल इनपुट में जो भी आपको वोल्टेज जो भी आपको हो रहा है, तो आपको रिले में अफेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। ऑप्टिकल आइसोलेटेड इनपुट्स में रिले का जो हमारा पीसीबी कार्ड तक वो अफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा आइसोलेटेड इनपुट्स होते हैं। ऑप्टिकली आइसोलेटेड इनपुट्स में आपको जो डीए आ रहे हैं वो सिंपल एक ऑप्टो कपलर में आते हैं, उसका जो वो ऑप्टो कपलर का थ्रू हमको जो कार्ड में जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बाकी जो हमको डीए में हमेशा हमको बाहर से सप्लाई देते हैं हमको, उस सप्लाई का वजह से हमारा जो रिले का जो हमारा अंदर का जो कार्ड्स है वो खराब नहीं होने के लिए, इसीलिए हम लोग ऑप्टिकली आइसोलेटेड इनपुट सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो डीए का एक कोई भी डीए आप ले रहा था, इसका बर्डन है 10 मिली एम्पेयर से नीचे रहना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि आपको डीए इन केस आपको बर्डन ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, इसका टोटल इसका जो फ्यूज़ का रेटिंग बढ़ जाता है, और इसमें आपको अननेसेसरी वायरिंग का ऊपर लोड बढ़ जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको बर्डन स्पेसिफाई करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइनरी इनपुट में। 10 मिली एम्पेयर और इससे नीचे होना चाहिए आइडियली आपको बाइनरी इनपुट का। इसके बाद आपको जो डिजिटल इनपुट का इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, और इसका स्कैन टाइम या नहीं है तो फ़िल्टर टाइम है, वो साइट सेलेक्टेबल होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? मतलब आपको बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको चाहिए तो डीए को ना आप डिले भी दे सकते हैं।
कुछ-कुछ डीए को चाहिए था आपको, डीए एक बार आया था, इसके बाद इसको कभी-कभी होते हैं हमको स्प्यूरियस डीएस भी हो सकते हैं। मतलब स्प्यूरियस मतलब कैसे है फ्रेंड्स, इंडक्शन वोल्टेज की वजह से। इंडक्शन वोल्टेज की वजह से भी बहुत बार डीएस को अननेसेसरी पिक होते हैं, इसीलिए इसका रिस्पॉन्स टाइम या स्कैन टाइम या फ़िल्टर टाइम या नहीं तो डिले टाइम है रिले में। मतलब आपको इनफैक्ट आपको 100 मिलीसेकंड का ऊपर इसका जो लेवल है, इसके बाद और persist हो रहे हैं तो उसी डीए को आपको वो मानना चाहिए 1 है, ठीक है फ्रेंड्स? ऐसा आपको मतलब वो डीए का जो सेट कर सकते हैं रिले में, साइट सेलेक्टेबल होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे मेंशन नहीं करोगे तो ये आपको डीए से फ्रेंड्स बहुत बार आप देखा होगा इंडक्शन का वजह से या नहीं तो कोई स्प्यूरियसली कोई वोल्टेज की वजह से भी डीएस पिक कर देते हैं। अगर वो कोई ट्रिप कमांड का डीए से या नहीं तो कोई ईएसडी का या स्टॉप कमांड का डीए से तो अननेसेसरी स्प्यूरियसली ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपको अगर ये साइट सेलेक्टेबल है तो आप जो इसको चेंज करके आपको उस स्पूरियस ट्रिपिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन में आपका जो अ, आपको बेसिकली फ्रेंड्स जो आपको जो केबलिंग लेंथ है डीएस में आपको केबल लेंथ में का वजह से इसका जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट की वजह से भी आपका इसका अंदर जो वोल्टेज का है वो आपको फ्लक्चुएशंस चेंज हो सकते हैं। उसकी वजह से आपको जो डीएस का जो स्पूरियस ऑपरेशन है वो अवॉइड करने के लिए आपको इसका जो रेस्पॉन्स टाइम या स्कैन टाइम या फ़िल्टर टाइम साइट सेलेक्टेबल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में सेम टाइप का कंट्रोल केबल नहीं रहेगा, सेम लेंथ का कंट्रोल केबल नहीं रहेगा। इसीलिए आपको साइट सेलेक्टेबल रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। तो आपको अगर ये नहीं मेंशन नहीं करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट आपको ये नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो डीए का डिजिटल इनपुट का इसका जो पिकअप वोल्टेज है 60% ऑफ द जो रिले का ऑक्सिलरी वोल्टेज होते हैं, उस ऑक्सिलरी वोल्टेज का 60% वोल्टेज यार नहीं है तो इसका बेटर होना चाहिए फ्रेंड्स हमेशा। 60% से ऊपर या 60% होना चाहिए, उसी को ही हम लोग अच्छा डिजिटल इनपुट मानते हैं। अदरवाइज आपको इवन 20% 10% में भी थोड़ा सा भी वोल्टेज आने से भी अगर डीए पिक हो गए तो स्प्यूरियसली बहुत बार हमको ट्रिप कर देता है फ्रेंड्स, और स्प्यूरियस ऑपरेशन बहुत बार हो जाएगा। इवन हमारा इवेंट लॉग भी अननेसेसरी सारे के चीज़ की वजह से बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा इंटरफेरेंस की वजह से, हमारा जो इंडक्शन वोल्टेजेस की वजह से, हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस केबलिंग की वजह से, इसका जो कैपेसिटेंस के इफेक्ट की वजह से आपको स्प्यूरियसली वोल्टेजेस तो आ सकते हैं। इसीलिए आपको सॉरी फ्रेंड्स, इसीलिए आपको जो इंट्रोगेशन वोल्टेज बोलते हैं इसको, यानी ये तो पिकअप वोल्टेज भी बोलते हैं, वो आपको 60% या इसका ऊपर होना चाहिए, तभी आपको डीए को ये पिक करते हैं फ्रेंड्स। मतलब डीए को ये 1 मानते हैं, अदरवाइज इसको 0 ही मानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमको इसका पहले वीडियोस में भी बताया था, जो डीएस आपको बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ये मेंशन नहीं करेगा तो आपको कितना नंबर ऑफ डीएस आपको डेडिकेटेड टर्मिनल्स चाहिए। डेडिकेटेड टर्मिनल्स मतलब आपको डीए के लिए 2 टर्मिनल चाहिए आपको। ऐसा कितना नंबर ऑफ डीएस के लिए अगर आपको 2-2 डीएस 2-2 टर्मिनल चाहिए, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको मैन्युफैक्चरर कह देते हैं आपको, जो इन केस आप 8 डीए माँगा था, वो 8 डीए के लिए आपको 9 टर्मिनल दे देगा और 8 के लिए एक ही कॉमन टर्मिनल दे देगा, और बाकी 8 टर्मिनल से एक-एक डीए के लिए दे देगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको उस ऐसा आपको कॉन्फ़िगरेशन में दे देगा तो कुछ-कुछ एप्लीकेशंस में जहाँ आपको वोल्टेज अलग-अलग हो सकते हैं, जहाँ आपको वोल्टेज का डीए का वोल्टेज सेम है, सेम सोर्स से है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ आपको वोल्टेज का सोर्स अलग-अलग हो सकते हैं, लाइक आपको ट्रिप सर्किट सुपरविज़न जहाँ करते हैं, वहाँ आपको डेडिकेटेड डीए चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ आपको डायरेक्ट आपको कॉमन दे नहीं सकते, क्योंकि उसका जो डीए का जो सेकंड टर्मिनल है, जो हमको नेगेटिव टर्मिनल है, वो आपको ट्रिप कॉइल का थ्रू आते हैं। ट्रिप कॉइल का थ्रू ब्रेकर ऑन का कंडीशन में और ऑफ का कंडीशन पे अलग-अलग आते हैं। इसीलिए आपको डीए का आपको वहाँ वो कुछ-कुछ एप्लीकेशंस में आपको ऐसा कॉमन का जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उससे चलेगा नहीं है फ्रेंड्स, हमको डेडिकेटेड टर्मिनल्स चाहिए। तो ऐसा आपको कितना मिनिमम डीएक्स चाहिए उसमें डेडिकेटेड टर्मिनल्स है, वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है? अदरवाइज़ आपको मतलब वर्स्ट केस में मैं आपको बता रहा हूँ तो सारे डीए का आपको एक ही कॉमन टर्मिनल दे देगा। उसकी वजह से वो क्या होगा, उसका रिले का क्या होगा फ्रेंड्स, उसका वही है, उसका मैन्युफैक्चरर के लिए सस्ता पड़ जाता है अगर कॉमन टर्मिनल देने से। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर आपको इसको वायरिंग लाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर का इसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका कॉपर कॉस्ट कम हो जाता है, और इसके लिए तो कॉस्ट सेविंग करने के लिए देखते हैं फ्रेंड्स। आपका जो स्पेसिफिकेशन कितना स्ट्रांग है, कितना आपको एप्लीकेशन के हिसाब से आपको बनाएगा तो उतना अच्छे रिले आपको मिल जाते हैं।
ठीक है। सो बाइनरी इनपुट्स में आपको नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स आपको बताना पड़ते हैं और वो ऑप्टिकली आइसोलेटेड इनपुट्स होना चाहिए, सो दैट आपको बाहर का इसका वोल्टेज का फ्लक्चुएशन जो भी की वजह से आपको जो अंदर का जो रिले का आपको पीसीबी से वो खराब नहीं होगा, और इसका जो बर्डन है बहुत ही कम होना चाहिए, लेस देन 10 मिली एम्पियर होना चाहिए। और इसका जो डीए का जो रेस्पॉन्स या स्कैन टाइम या फिल्टर टाइम साइड सेलेक्टेबल आपको रिले में सेलेक्ट करना चाहिए, और इसको बीच में आपको जो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज भी करा सकते हैं। और जो डीए का जो इंट्रोगेशन वोल्टेज है, नहीं है तो पिकअप वोल्टेज है, 60% ऑफ द रिले ऑक्सिलरी वोल्टेज आर बेटर, इससे अच्छा उसका ऊपर होना चाहिए। और आपको जो नंबर ऑफ डीए से विद डेडिकेटेड टर्मिनल है उसको भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको बाइनरी आउटपुट से डिजिटल आउटपुट्स में भी आपको नंबर ऑफ डिजिटल आउटपुट्स है वो आपको मेंशन करना पड़ते हैं। और नंबर ऑफ डिजिटल आउटपुट्स में फ्रेंड्स आपको डिजिटल आउटपुट्स का इसका जो रेटिंग है अलग अलग होगा फ्रेंड्स। इसके हिसाब से आपको पावर रेटिंग का डीओस होते हैं और सिग्नल रेटिंग का डीओस होते हैं फ्रेंड्स। पावर रेटिंग का डीओस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कुछ कुछ सिग्नल्स हैं, जैसे आपको जो कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या देते हैं फ्रेंड्स, आपको हाई स्पीड पावर आउटपुट बोलते हैं। उसमें आपको दो दो कॉन्टैक्ट को आपको देते हैं और दो कॉन्टैक्ट को आपको सीरीज में बना के आपको एक डीओ जैसे देते हैं, मतलब एक ही डीओ है लेकिन उसमें आपको दो अलग अलग कॉन्टैक्ट रहते हैं, और इसमें दोनों कॉन्टैक्ट को सीरीज के बना के अंदर से या नहीं है तो बाहर आपको बनाना पड़ते हैं। इसके बाद आपको यूज़ कर सकते हैं, उसको आपको पावर आउटपुट्स बोलते हैं। और जो सिग्नल आउटपुट इसका रेटिंग बहुत ही कम रहते हैं, वो आप जो सिग्नल के लिए जो यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको जो पावर आउटपुट है और सिग्नल आउटपुट जो बेसिकली आपको जो क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल के लिए डायरेक्टली अगर रिले का कमांड को आपको दे रहे हैं तो वो हमेशा आपको पावर आउटपुट्स होना चाहिए। अगर कोई आपको इंडिकेशन लैंप्स के लिए दे रहे हैं या नहीं तो कोई इस डीओ को आपको दोबारा आपको कोई रिले का डिजिटल इनपुट में दे रहे हैं, उसको आप बोलते हैं फ्रेंड्स सिग्नल डीओ से, क्योंकि आपको मैं आपको पहले भी बताया था ये हमारा बाइनरी इनपुट है, हमारा 10 मिली एम्पियर इसका बर्डन है, ठीक है। सिग्नल इनपुट में क्या होता है, इसका जो रेटिंग है बहुत ही कम रहते हैं। अगर वो सिग्नल आउटपुट का इसका जो डीओ को अगर आप क्लोजिंग या ट्रिपिंग सर्किट में यूज़ किया तो एक बार क्लोज होने के बाद वो डीओ जल जाते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा क्लोज हो जाते हैं, नहीं है तो ओपन हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका रिलायबिलिटी के लिए आपको पहले ही आपको जो डीओस को आपको उस एप्लीकेशन में आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसमें पावर रेटिंग के माना इसका रेटिंग क्या होगा, उसमें पावर और सिग्नल को आप अलग-अलग करके इसका क्वांटिटी कितना है, इसका क्वांटिटी कितना है, आपको सेग्रीगेट करके इसको बताना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इसको कुछ भी नहीं नहीं मेंशन करेंगे तो मैन्युफैक्चरर के लिए हमेशा आपको सिग्नल का डीओ देना बहुत ही इसका कॉस्ट का मतलब इसका कॉस्ट कटिंग हो जाता है सिग्नल डीओस में। इसीलिए इसको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपको जो नंबर ऑफ चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स है, डिफ़ॉल्ट आपको डीओएस में फ्रेंड्स वो आपको एनओ या एनसी में वो दे देते हैं, लेकिन आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट किसी-किसी में आपको ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है? उस केस में आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट को भी आपको माँगना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चेंज ओवर कॉन्टैक्ट अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो वो रिले का मैन्युफैक्चरर देता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? आपको बोलने से भी वो देते हैं। तो वो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए? चेंज ओवर कॉन्टैक्ट में एक कॉमन टर्मिनल होगा, एनओ और एनसी, जो आपका एप्लीकेशन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको क्लोजिंग सर्किट में किसी में चाहिए तो आपको एनसी का कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो फ्रेंड्स वो डिफ़ॉल्ट सारे एनओ दे देगा। एनओ में क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बेसिकली आपको कभी भी रिले का सप्लाई चला गया, ठीक है, रिले बंद है, उस केस में आपको फेल सेफ में क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं हमारा सर्किट को, ठीक है। अगर आप चेंज ओवर कॉन्टैक्ट दे दिया तो अगर इसका जो एनसी का साइड आप यूज़ किया तो क्या होगा, इवन रिले का सप्लाई चल चले जाने से भी वो तो नॉर्मली एनसी है तो क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट में बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको रिले में सारे के सारे डीओए एनओ ही रहते हैं, ठीक है। आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है तो आपको एनसी और एनओ का दोनों का ऑप्शन मिल जाते हैं। जो डीओ चाहिए आपको एनसी में चाहिए तो कॉमन और एनसी में कनेक्ट कर सकते हैं, एनओ चाहिए तो कॉमन और एनओ में कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट कितना चाहिए वो बताना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको जो वॉचडॉग आर नहीं है तो इंटरनल रिले फॉल्ट है, इसका जो अलग एक डीओ चाहिए आपको, वो डीओ का भी रिक्वायरमेंट आपको बताना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर उस डीओ का आपको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसका जो रेटिंग है आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट ही देना हमेशा अच्छी है फ्रेंड्स, वॉचडॉग कॉन्टैक्ट हमेशा आप
चेंज ओवर कॉन्टैक्ट ही दे दीजिए, क्योंकि हमारा जो स्कैडा और ईसीएस सिस्टम में जहाँ भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं, उसका जो कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन एनओ यूज़ करते हैं, एनसी यूज़ करते हैं, हमको पता नहीं है। अगर आपको पहले आपको ये डिफ़ॉल्ट आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट यूज़ कर दिया, तो आपको जो स्कैडा का रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहिए आप इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्कैडा में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा, और इसको चेंज करके इसको रीबूट करने के लिए पूरा प्लांट का शटडाउन भी ज़रूरत पड़ते है, वो सब आपको अवॉइड करना है। तो जहाँ आपको स्कैडा में या ईसीएस या डीसीएस सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट का इसको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन के हिसाब से आपको मानेगा, तो बाद में भी अभी कभी भी आपको चेंज करना है तो आपको जस्ट कॉन्टैक्ट चेंज ओवर ही करना है। आपको जो पूरा स्कैडा या ईसीएस में प्रोग्राम को चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो डीओस को प्रोविज़न ऑफ हैंड या मैनुअल रीसेट डीओस है। अगर आपको लॉजिक से इसको मतलब हैंड रीसेट या मैनुअल रीसेट बनाने के लिए प्रोविज़न भी होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है? अदरवाइज़ आपको क्या होगा, जो आपको अगर प्रोटेक्शन आया था, ठीक है? जहाँ आपको 86 रिले फ्रेंड्स, मतलब आपको जो मास्टर 86 रिले है, अलग से ऑक्सिलरी रिले हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले लगा है, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है मोस्टली। लेकिन जहाँ आपको वो रिले है ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी के ज़माने में देखेगा तो फ्रेंड्स, कितना भी आप देखेगा तो उसमें बिल्कुल सिंगल न्यूमेरिकल रिले रहते हैं, और उसी में ही सारे कंट्रोलिंग उसी रिले से आपको ब्रेकर का क्लोजिंग जाते हैं, ट्रिपिंग जाते हैं, और हमारा जो ट्रिप सर्किट का इंडिकेशन आ जाते हैं, ट्रिप सर्किट हेल्दी का इंडिकेशन आ जाते हैं, सारे के सारे उसी रिले का आते हैं फ्रेंड्स, उसी रिले के थ्रू। तो जैसे आपको ट्रिप सर्किट ट्रिप हुआ, इसका ब्रेकर ट्रिप डे, इसका इंडिकेशन आना चाहिए। तो जैसा ब्रेकर ट्रिप हो गया, इसके बाद अगर वो हैंड रीसेट टाइप नहीं है, तो वो एक बार जलेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा, इसके बाद किसी को पता ही नहीं चलता है वो ट्रिप पे पड़ा हुआ है। इसीलिए उस कंडीशन पे या नहीं है, तो इसको जो क्लोजिंग में, इसका जो इंटरलॉक में आपको जो हैंड रीसेट का ज़रूरत है। आप रिले में जब तक रीसेट नहीं करोगे, तब तक इसका कॉन्टैक्ट का इसका जो पोजीशन है चेंज ओवर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा जो हमारा डीओस का इसका जो कंटिन्यूअस करंट रेटिंग है फ्रेंड्स। जो आप डीओस दे रहा था, इसको जो कंटिन्यूअस करंट रेटिंग है, वो आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये आप हमेशा सोच लीजिए फ्रेंड्स कि हमारा डीओ का कंटिन्यूअस करंट रेटिंग है 5 एम्पियर या नहीं है, तो इसका ऊपर का सेलेक्ट करना है। जनरली आपको 5 एम्पियर का मिलते हैं। तो आपको जो एप्लीकेशन को देखकर और इसमें कितना करंट जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको जो कंटिन्यूअसली कितना कैरी कर सकते हैं, वो आपको मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जैसे आपको क्लोजिंग कॉइल या नहीं है, तो ट्रिपिंग कॉइल को ऑपरेट कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसका कॉइल का इसका नॉर्मल आईएन रेटिंग क्या है, उसको देखना पड़ेगा फ्रेंड। उससे ऊपर आपको डीओ का रेटिंग सेलेक्ट करना पड़ता है ब्रेकर का, ठीक है फ्रेंड्स। वो आपको सब कुछ देख कर ही आपको आईएन का रेटिंग सेलेक्ट करना है। एक बार आईएन का रेटिंग सेलेक्ट कर दिया, तो इसके बाद हमारा मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट है। और रेसिस्टिव और इंडक्टिव लोड के हिसाब से इसको मिनिमम आपको 6 टाइम्स ऑफ इसका जो आईएन रेटिंग है, उतना का आपको आपको मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी का वो डीओ का रेटिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। और उस उतना करंट पे आपको मेक या ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए। और इसका जो कंटिन्यूअस विथस्टैंड वोल्टेज है, आपको 500 मिलीसेकंड तक है, या 6 टाइम्स ऑफ इसका जो आईएन रेटिंग है, वो आपको विथस्टैंड होना चाहिए फ्रेंड्स। ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको मेंशन करेगा, तभी आपको कॉन्टैक्ट का बहुत अच्छे डीओ मिल जाते हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको बहुत बार आप देखा होगा फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल रिलेस में डीओ जल गया, सुना होगा बहुत बार। ब्रेकर को एक बार क्लोज हो जाता है, इसके बाद डीओ से आपको कमांड ही नहीं आता है। आप वो देखेगा तो लॉजिक में थ्रू हो रहे हैं, लेकिन आपका डीओ ऑपरेट नहीं हो रहे, डीओ आपको ओपन हो गया नहीं है, तो डीओ शॉर्ट हो गया था। ऐसा आपको मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत बार। डीओ क्या होता है, शॉर्ट हो गया तो इसका करंट का रेटिंग अगर सफिशिएंट नहीं है, तो वो मेल्ट होकर आपको डीओ ओपन हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इसीलिए आपको इसका जो कंटिन्यूअस करंट रेटिंग, मेकिंग और ब्रेकिंग करंट, क्योंकि हमको क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल में जो स्टार्टिंग में एक इंडस करंट देते हैं फ्रेंड्स, जो कोई भी कॉइल है, मैं आपको कॉन्टैक्टर का वीडियो में मैं आपको बताया फ्रेंड्स, जो कॉन्टैक्टर का जो इंडस करंट देते हैं, वो इंडस करंट के लिए भी ये इसका जो डीओ का आउटपुट है, वो आपको सफिशिएंट होना चाहिए फ्रेंड्स, वो रेटेड होना चाहिए। इसीलिए आपको ये मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उस करंट कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स, इन केस आपको ब्रेकर में आपको जो क्लोजिंग कमांड आपको रिले के थ्रू दे रहे हैं, इन केस ब्रेकर का एंटी पंपिंग काम नहीं किया, एंटी पंपिंग फेल हो गया, उस कंडीशन में आपको ये कुछ रेटिंग तक, कुछ देर तक आपको इसका विथस्टैंड होना चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए आपको आईसीडब्ल्यू रेटिंग है, जो विथस्टैंड करंट है, उतना करंट का कितना टाइम के लिए विथस्टैंड है, वो भी मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है? अब कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ट्रिपिंग कॉइल में भी अगर ब्रेकर का कॉन्टैक्ट से हमारा वो सर्किट तो कट जाता है, इन केस अगर वो फेल हो
गया, तब आपको डीओ को कंटिन्यूअसली कैरी करना पड़ेगा उतना करंट। तो उसके लिए भी हमारा डीओ विथस्टैंड होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको डीओएस में आपको इसका जो नंबर ऑफ डीओएस, पावर और सिग्नल डीओएस क्या क्या होना चाहिए, और चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स कितना होना चाहिए, और वॉचडॉग कॉन्टैक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। और इसका जो मैनुअल और हैंड रीसेट है, आपको लॉजिक से बनने का प्रोविज़न होना चाहिए आपको डीओएस में। और इसके बाद डीओ का जो कंटीन्यूअस रेटिंग मेंशन करना पड़ेगा। इसका मेकिंग और ब्रेकिंग करंट है विथ रेसिस्टिव और इंडक्टिव लोड्स के साथ इसको मेंशन करना चाहिए। और इसका जो आईसीडब्ल्यू रेटिंग है, इसका जो विथस्टैंड करंट है, कितना ड्यूरेशन के लिए आपको 6 टाइम्स आईएन है या नहीं है, तो जो आप मेंशन करेगा उतना करंट का कितना ड्यूरेशन के लिए विथस्टैंड है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और कभी भी आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, ये करंट का मेकिंग और ब्रेकिंग करंट है, ये इंडक्टिव लोड्स में इसका एल/आर रेशियो के हिसाब से चेंज होते हैं। इसीलिए आपको एल/आर रेशियो जो ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 10 का केस में भी आपको जो डीओ है, आपको उसको विथस्टैंड होना चाहिए। इसी हिसाब से आपको डीओ को सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको डीओ का रेटिंग है। इसका बाद आपको प्रोग्रामिंग में आएगा, तो प्रोग्रामिंग में आपको क्या-क्या लॉजिक चाहिए, आपको लॉजिक क्या बनाना है, इस रिले में आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके हिसाब से आपको जो लॉजिक ब्लॉक्स क्या-क्या होना चाहिए, वो भी आपको स्पेसिफाई करना है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे रिलेस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें लॉजिक ब्लॉक आपको 5 या 6 ही दे देते हैं फ्रेंड्स। इससे ऊपर आपको चाहिए कुछ लॉजिक बॉक्स, स्पेसिफिकली कुछ लॉजिक ब्लॉक्स चाहिए, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उससे उसके हिसाब से आपको रिले चेंज हो जाते हैं। और जो टाइमर्स आपको चाहिए, आपको कभी-कभी आपको जो टाइमर चाहिए, वो भी आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर फॉर प्रोग्रामिंग और इसका जो लाइसेंस है, जो हम रिले का जो हमने जो पीएसएल लिया और इसका जो मैट्रिक्स का सेटिंग कर रहे हैं, हम जो प्रोटेक्शन सेटिंग कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर लगेगा, जैसे आपको माइकॉम में देखेगा तो इसमें जो एजेल का सॉफ्टवेयर लगेगा, एबीबी में देखेगा तो इसका जो पीएसएम का सॉफ्टवेयर लगेगा। ऐसे आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए फ्रेंड्स, आपको वो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। और इसका जो लाइसेंसिंग भी मांगना है फ्रेंड्स आपको। अगर आपको इसका लाइसेंस नहीं मांगेगा, तो वो आपको सॉफ्टवेयर दे देगा 1 महीने या 2-3 महीने का सॉफ्टवेयर दे देगा। इसके बाद रिले खरीदने के बाद 3 महीने तो चलेगा, इसके बाद आपको चेंज करने के लिए ओपन करेगा तो इसका लाइसेंस मांगेगा, और इसका लाइसेंस के लिए रिले का मैन्युफैक्चरर दोबारा आपको पैसे मांग सकते हैं। इसीलिए इसका जो लाइसेंस भी आपको, जो आपको जो रिले का वारंटी पीरियड मेंशन किया था, उसके हिसाब से आपको इसका जो लाइसेंसिंग पीरियड है, आप इसको सेलेक्ट करना है। वो लाइसेंसिंग आपको इसके हिसाब से आपको इसको देना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी हमको बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको जो फंक्शनैलिटी ऑफ डीएस है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो डीएस का जो फंक्शनैलिटी है और डीओस का जो फंक्शनैलिटी है और एलईडीस है, उसका सारे के सारे आपको प्रोग्रामिंग करा सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा होना चाहिए आपको। क्योंकि आपको डीए का मैं आपको पहले भी बताया था, डीए को चाहिए था आपको नॉर्मली, मतलब नॉर्मली मेक और नॉर्मली जो आपको डीए का कंडीशन भी आप उल्टा करा सकते हैं फ्रेंड्स। मतलब आपको नॉर्मली डीए हमेशा 1 रहते हैं। आपको जो इनपुट आने में, अगर इनपुट हेल्दी आया तो ये हमको ओपन हो जाते हैं फ्रेंड्स, मतलब 0 दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डीआई का आपको नॉर्मली आपको वोल्टेज नहीं रहने से आपको 0 दिख रहे हैं, नहीं है तो वोल्टेज रहने से आपको 1 दिख रहे हैं। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा लॉजिक के थ्रू। ऐसे फीचर भी आपको ज़रूरत है तो वो आपको पहले ही मेंशन करना पड़ते हैं। ऐसे डीओस को भी आपको कभी भी उल्टा करना है आपको, मतलब एनसी को जगह एनबो को करना है आपको, लॉजिक के थ्रू आपको करने के लिए प्रोविज़न होना चाहिए। ऐसे एलईडीज़ को भी जो आपको फंक्शनैलिटी चाहिए, आपको एलईडी जो आपको मेंशन करना है, जो आपको डिज़ाइन का, जो आपको एलईडी का एप्लीकेशन के हिसाब से देना है, वो भी आपको यहाँ आपको डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब प्रोग्रामिंग का थ्रू आपको ये एलईडी को भी सेट कर सकते हैं। ऐसा आपको फीचर चाहिए तो वो भी आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी बताया था, प्रोविज़न हैंड या मैनुअल रीसेट है डीओस के लिए और एलईडीज़ के लिए लॉजिक का थ्रू। वो आपको प्रोग्रामिंग का थ्रू आपको होना चाहिए, वो भी आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी बताया था, टॉगलिंग है डीए डीओस का, अगर टॉगल करना है आपको प्रोग्रामिंग का थ्रू, डीए डीओस का आपको टॉगल करने का फीचर भी आपको अगर चाहिए तो वो भी आपको पहले ही मेंशन करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रेस में ये फीचर नहीं मिलते हैं। और इसका इनकी कोई भी डीए से आपको कुछ भी लॉजिक को या नहीं तो कोई भी प्रोटेक्शन को आपको ब्लॉक करने का फीचर भी होना चाहिए फ्रेंड्स। मतलब आपको हर एक प्रोटेक्शन ब्लॉक में आपको एक ब्लॉक का इनपुट भी मिलना चाहिए, और उस ब्लॉक का इनपुट में आपको कोई भी डीए दे सकते हैं, ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग में, ठीक है।
सो बहुत बार यही मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, चेंज ओवर का कॉन्सेप्ट का वीडियो में बताया मैं आपको। इन केस आपको कभी भी अंडर वोल्टेज देखते हैं, अंडर वोल्टेज का केस में आपको अगर एमसीबी का एमसीबी अगर इसका जो बस पीटी का एमसीबी अगर वो ट्रिप पड़ा तब आपको अंडर वोल्टेज सेंस ही नहीं करना चाहिए, अंडर वोल्टेज को ब्लॉक कर देना चाहिए। तो अगर उस डीए अगर एमसीबी ट्रिप का डीए आया है तो इसका अंडर वोल्टेज को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसा कोई फीचर चाहिए तो हमको, सो इसीलिए आपको ये भी पहले मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग है ऑनलाइन में अपलोड और डाउनलोड करा सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ये मेंशन नहीं करा हुआ था फ्रेंड, अगर आपको ऑनलाइन में आपको अपलोड या डाउनलोड कराने के टाइम पे ही आपको जो मोटर है रनिंग है, अगर वो रनिंग मोटर में आप इसको प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं है तो अपलोड कर रहे हैं, उस कंडीशन पे आपको ट्रिप भी हो सकते हैं। इसीलिए वो आपको कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। आपको प्रोग्राम अपलोड या डाउनलोड करने के टाइम पे जो रिले रिबूट होते हैं उस कंडीशन पे आपको जो इसका जो कंडीशंस है, इसका जो डीओस और डीएस जैसे पहले चल रहे हैं ऐसे ही चलना चाहिए। और इसका जो कोई भी डीओ आपको टॉगल नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से आपको ट्रिपिंग भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको मेंशन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे आपको ऑनलाइन में आपको कोई भी लॉजिक या नहीं है तो वेव फॉर्म्स आपको ऑनलाइन में कनेक्ट करके वो लॉजिक को आपको ऑनलाइन में ले सकते हैं। आपको जो सारे ब्लॉक्स आपको हेल्दी है नहीं आ रहे हैं और इसका ऑनलाइन में जो अगर हाई हाई है तो आपको रेड दिखेगा, हाई नहीं है तो आपको ब्लैक दिखेगा। ये सबको ऑनलाइन में इसका लॉजिक देख सकते हैं। और ऑनलाइन में इसका जो करंट और वोल्टेज और इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस का, इसका वोल्टेज करंट्स और इसका हार्मोनिक्स, इसका जो सारे फ्रेंड्स, इसका जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है